साथियों नमस्कार। सूर्यनगरी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम लोग बातचीत कर रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। हमने पहली बेसिक कक्षा के अंदर ये जाना था कि किन किन के लिए ये कक्षा उपयोगी है, क्या हमारी रणनीति रहेगी, कैसे इस विषय को पढ़ा जाता है, कौन कौन सी बुक्स इसके लिए उपयोगी है। मैं थोड़ी बातें रिवाइज करते हुए आगे चलता हूँ। एक दो मुझे मैसेज भी प्राप्त हुए थे कि किन किन के लिए आवश्यक है ये कक्षाएं। साथियों, मैं फिर बता रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे या कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी है। अगर आप मुख्य रूप से रीट लेवल 2 में साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपके प्रत्यक्ष रूप से पात्रता तक काम की नहीं है। पात्रता के बाद में आपके लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी सबके लिए उपयोगी है। इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अग्निवीर, एसएससी, रेलवे, जितनी सारी परीक्षाएं, उन सब परीक्षाओं के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था के सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान के अंदर ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था के सवाल ना पूछे जाते हो। सब परीक्षाओं के अंदर समान रूप से ये बेसिक जब पढ़ा हुआ होगा तो आपके राजस्थान की राजनीति भी ठीक से समझ में आएगी। और रीट में अगर साइंस मैथ पात्रता तक तो उनके काम की नहीं है, लेकिन मेंस में तो उनके भी काम की है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको राजनीति की बेसिक जानकारी नहीं है, राजनीति के बारे में आपकी समझ इतनी नहीं है, तो आपके लिए कक्षाएं उपयोगी है और भविष्य में भी उपयोगी रहेगी। उसके बाद हमने जाना था कि बेसिक मैं बहुत आधारभूत तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि कक्षा 6 का विद्यार्थी है, उसको ज़्यादा कोई शब्दावलियों का नॉलेज है नहीं, छोटी मोटी घटनाओं का उनको आइडिया है। उन्हीं शब्दों से मैं मेरी बात को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा। नहीं तो फिर क्या कि सीधे कोई सब्जेक्ट पर अगर उनकी शब्दावली प्रयोग करेंगे तो शायद कुछ साथी है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है, कुछ साथी इंग्लिश मीडियम के हो, कुछ साथियों ने स्कूली जीवन में ज़्यादा इतना पढ़ाई की नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि राजस्थान में शिक्षा का ढांचा किस प्रकार से। और अगर बेसिक की 2-3 कक्षाएं पढ़ा लेंगे और उसके बाद में अगर उन चीज़ों से कनेक्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक है। उसके बाद में विशेष क्या रहेगा, तो मैं ओल्ड सारे क्वेश्चन और एनसीईआरटी की सारी जानकारी, इसके अलावा मार्केट में उपलब्ध सब गाइड है, इसके अलावा जितना अब तक गुरुजनों को सुना, पढ़ा, समझा, और एक भारतीय संविधान को पेयर एक्ट, जो भारतीय मूल संविधान है, उस संविधान को सबको समाहित करते हुए आपके सामने सामग्री प्रस्तुत करूंगा। मेरी सामग्री पढ़ने के बाद में जब पढ़ाऊंगा तब तक ओल्ड क्वेश्चन सारे उसमें समाहित होंगे, एनसीईआरटी समाहित होगी, भारतीय मूल संविधान समाहित होगा, और सारी जितनी पुस्तकें गाइडें हैं वो सारी समाहित होगी। अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो मैंने आपको पहले ही बताया था, राजस्थान और भारत दोनों के लिए राहुल चौधरी की ज्ञान वितान पब्लिकेशन से किताबें आती है, दोनों किताबें उठा के ले आइए। मैं थोड़ा ये भी प्रयास करूंगा कि उन किताबों के आसपास ही रहूं ताकि आपका क्रम बना रहे। अगर किसी साथी ने पहले पॉलिटी पढ़ रखी है, अगर वो दोबारा रिवाइज करना चाहता है तो राहुल चौधरी की किताबें ले आए और मेरे लेक्चर सुन लेंगे तो उनको ठीक से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आगामी रणनीति ये है कि बेसिक की एक कक्षा और लगेगी। 3 कक्षाओं के बाद में मैं टू द पॉइंट सीधा कनेक्ट करूंगा रीट अभ्यर्थियों को, और रीट में जितने पाठ्यक्रम में टॉपिक है उन पाठ्यक्रमों को इन्हीं बेस के आधार पर, इन्हीं बेसिक कक्षाओं के आधार पर उनको जोड़ जोड़ कर समझाऊंगा और उनकी पात्रता में ठीक ठाक ढंग से पास हो जाए, ऐसी स्थिति में ले आऊंगा। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बेसिक देख रहे हैं, नहीं तो आप लोग एनसीईआरटी का सहारा ले लीजिए, कोई कोचिंग में गुरुजनों का सहारा ले लीजिए, और इसके अलावा तो गाइडें अगर समझ में आए तो गाइडें ले लीजिए। स्वाध्याय तो आपको ही करना पड़ेगा, जहां पर रट्टा पीटा करना है वो तो रट्टे पीटे आपको ही करने पड़ेंगे, लेकिन समझ जितनी चीज़ों की हो वो दूसरे दोस्तों के साथ चर्चा करेंगे तो भी वो आपकी थोड़ी स्मूथ होती जाएगी। बुक्स मैंने बता दी, ओल्ड प्रश्नों की महत्ता बता दी। प्रैक्टिस के लिए मैंने ओल्ड प्रश्न तो हम लोग खुद सूर्यनगरी एकेडमी के मोबाइल एक एप्लीकेशन पर संभवतः 2-4 दिन में हम लोग ऐप ले आएंगे, उसमें धीरे धीरे उसमें सारा काम करेंगे, तो महीने भर के बाद में उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर विषय में हमने प्रवेश किया, फिर हम लोग पाठ्यक्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले जाना था कि लोग जब मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव झुंड में रहने लगा, क्योंकि पशु वगैरह उस समय मनुष्य का शिकार कर लेते थे, खूब सारे जीव जंतु थे, तो मनुष्य है वो झुंड में रहता था। फिर उन्होंने धीरे धीरे आग जलाना सीखा, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, फिर खान पान का हुआ, फिर उन्होंने पशुपालन किया, खेती करना सीखा। इस प्रकार से मनुष्य का जीवन आगे बढ़ा। तो मनुष्य धीरे धीरे जब स्थायी जीवन आया तो कबीलों में रहने लगा।
कबीलों में भी खूब सारे उनके विवाद हो जाते थे, तो उनको निपटाने के लिए कुछ लोगों की कमेटियां टाइप बनी थी, समितियां टाइप, यानी एक 2-4 लोग मिलकर निर्णय कर लेते थे, जो बुजुर्ग हुआ करते थे, उनको हम लोगों ने कुलीन तंत्र कहा था। उसके बाद में धीरे धीरे जो जनसंख्या अधिक हुई, संसाधनों में धीरे धीरे जब मनुष्य को ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता हुई, तो फिर से वैमनस्य उत्पन्न हुआ। फिर एक विष्णु भगवान ने ईश्वरीय देन के एक व्यक्ति में अपनी सत्ता सौंपी, उस सत्ता को हमने कहा था राजा, या उसको कह दीजिए उनका मुखिया। और जब यही परंपरा धीरे धीरे आगे चली, फिर वो तो हम लोग राजतंत्र में खूब सारा अलग से पढ़ते हैं कि राजा का विकास कैसे हुआ, राजतंत्र कैसे स्थापित हुआ, लंबे अरसे तक एक राजतंत्र का राज रहा। उसके बाद में जब प्रजा और सजग हो गई, तो प्रजा ने अपने ही दम पर स्थापित किया, और उसे हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। बीच में जब राजा अलग अलग क्षेत्रों में अधिक बढ़ गए, तो फिर राजाओं के बीच में वैमनस्य उत्पन्न हुआ, द्वेष हुआ, तो फिर राजाओं की सीमाएं निर्धारण की गई ताकि वो आपस में लड़े नहीं, इसलिए उस शब्द को हमने दिया था राज्य, यानी एक राजा का क्षेत्र। फिर हमने कहा था कि एक राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमने कहा था कि एक होती है जनसंख्या, दूसरा होता है भूभाग, तीसरा होता है सरकार, और चौथा होता है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ हमने समझा था कि राजा, जो भी उस समय राजा था या आज लोकतंत्र है, जो भी राज कर रहे हैं यानी सरकार में बैठे हैं, उन सरकार के पास में एक ऐसी पावर हो कि उसका कोई सीमा विवाद नहीं हो, किसी दूसरे देश का उस पर अधिकार नहीं हो, और किसी अधीन नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संप्रभु। फिर हमने पढ़ा था कि सरकार क्या है, तो आप लोगों को मैंने समझाया कि राज्य कहने के लिए जो 4 आवश्यक तत्व होते हैं, उसमें से एक सरकार होता है, और सरकारें कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से सरकारें 3 प्रकार की विकसित हुई। उसमें पहले थी कुलीन तंत्र, फिर आया था लोकतंत्र, उसके बाद में आज वर्तमान में है, पहले कुलीन तंत्र, फिर राजतंत्र, उसके बाद में आज व्याप्त हो चुका है लोकतंत्र। फिर हमने पढ़ा था कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं, तो सरकार कहीं पर भी हो, सरकार का मतलब है कि शासन करने वाला है, या फिर उस समय राजा थे, आज हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, ये सारे कहते हैं, ये सारे सरकार होती है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि सरकार के अंग कितने हैं, तो हमने कहा था 3 अंग होते हैं। एक कोई कानून बनाता है यानी व्यवस्था करता है, दूसरा उसको लागू करता है, तीसरा उसकी जांच करता है। ये सरकार के प्रकार हमने बता दिए, ये अंग हमने बता दिए, ये इनको हमने कनेक्ट करना सिखा दिया कि सरकार का प्रकार कोई भी हो, उसके अंग तो कितने होंगे, 3 होंगे। फिर हमने इनकी परिभाषाएं वगैरह लिखी नहीं थी, लिखना कैसे, मैं तीसरी कक्षा में सारा 3 कक्षाओं का बेसिक है वो पूरा एक जगह लिखवा लूंगा, और अब कक्षाएं मैं निरंतर लूंगा, चूंकि 2 दिन बीच में कोई तकनीकी कारण से मैंने कक्षाएं नहीं ली थी। आगे अब कक्षाएं मेरी निरंतर रहेगी। आज ये कक्षा आ रही है, कल इसकी लास्ट बेसिक आ जाएगी, और संभव हुआ तो कल ही मैं रीट परीक्षार्थियों के लिए पहली कक्षा ले लूंगा। उसके बाद में ज़्यादा अगर बेसिक से टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, पहले बेसिक पढ़ा हुआ होगा तो ठीक से समझ में आ जाएगा, जब ठीक से समझ में आ जाएगा तो परीक्षा पास करना आसान हो जाएगा। बाकी रट्टे पिट्टे वाली मैं रटवा दूंगा। फिर हमने व्यवस्थापिका की परिभाषा अगर कोई लिखना चाहे पहले से ही, तो ऐसा लिखे कि सरकार का ऐसा अंग जिसमें कानून बनाए जाते हो या नियम बनाए जाते हो। मैं लिखवाऊंगा तब थोड़ी ठीक से लिखवा लूंगा। ये लागू व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, और इसकी हमने लिखा था दोहरी भूमिका होती है। एक तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना, और अगर वो ठीक नहीं है तो उसको रद्द कर लेना। ये हम लोग अब भारत में प्रवेश करते हैं। ये हमारी कक्षा हो गई। ये आपसे हमने सुझाव मांगे थे, आपने खूब सारे साथियों ने सुझाव दिए थे, उन सब सुझावों पर धीरे धीरे चर्चाएं चलती रहेगी। मुख्य रूप से एक सुझाव था कि आवाज़ को लेकर, आवाज़ मेरे हिसाब से आज आपको ठीक आ रही होगी, फिर भी ठीक नहीं आ रही तो बेसिक कक्षाओं में तो ऐसी रहेगी, उसके बाद में इससे ठीक हो जाएगी। ये हमारी दूसरी कक्षा है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, क्लास नंबर 2। अब आते हैं भारत में सरकार। हमने कहा था सरकार के कितने प्रकार होते हैं, आप कहोगे 3 प्रकार थे। मेरे हिसाब से इतनी बातें हैं कि रफ कॉपी में थोड़ी थोड़ी नोट कर लोगे तो याद करना आसान हो जाएगा। जब बड़ा लिखने का आएगा मैं खुद लिखूंगा हाथ से। तो हमने कहा था कि भाई कोई भी कहीं पर भी सरकार हो तो सरकार के कितने होते हैं, सरकार के प्रकार कितने होते हैं, आप कहोगे सरकार के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले कौन सा था, सबसे पहले था कुलीन तंत्र। ये कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। दूसरा कौन सा था, राजतंत्र। दूसरा था राजतंत्र, और तीसरा आ गया था
लोकतंत्र। वर्तमान में भारत में जो सरकार का प्रकार है वो है लोकतंत्र। भारत में सरकार का प्रकार कौन सा है? लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है मैं आगे समझा रहा हूं आपको, इसका उत्तर तो मैंने बता दिया आपको। अब देखो ये लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं। लोकतंत्र का अर्थ तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि जहां पर शासन कौन करती हो? प्रजा, यानी प्रजा का यहाँ शासन में भागीदारी हो, उसको कहते हैं हम लोग लोकतंत्र। ये लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये परीक्षा में सवाल आएगा भाई। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, इसका मतलब है भारत में कौन सा, ये मैं अलग से बताऊंगा। लोकतंत्र बता रहा हूं केवल इतना कि लोकतंत्र जहां पर प्रजा शासन करती हो, प्रजा की भागीदारी होती हो, प्रजा कह दो, जनता कह दो, जनसंख्या कह दो, एक ही बात है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इन दोनों में क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। हम बात कर रहे हैं किस पर? लोकतंत्र पर। यह है सा लोकतंत्र। लोकतंत्र कितने हो गए भाग? दो। एक हो गया प्रत्यक्ष, एक हो गया अप्रत्यक्ष। अब समझिए, इसका मतलब है कि जहां प्रजा शासन करेगी वो क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। लेकिन प्रजा शासन करती है दो तरीके से। एक तो होता है कि प्रजा खुद शासन करे, प्रजा खुद निर्णय ले, उसको तो हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जहां पर प्रजा निर्णय ना ले पाती हो, प्रजा के द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति आगे निर्णय लेता हो, उसको हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष। एक उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए किसी विद्यालय के अंदर एक वाटर कूलर लगवाना है। अगर सब विद्यार्थियों से वोटिंग करवा के सीधा निर्णय ले लिया जाए कि वाटर कूलर लगवाना है या नहीं, सब पूरे मान लीजिए विद्यालय के अंदर टोटल विद्यार्थियों की संख्या 300 है। 300 में से उस दिन मान लीजिए उपस्थित हुए वो थे 250 ही थे। अब 250 में से व्यक्तियों को वोटिंग करवाई कि वाटर कूलर लगवाएं या ना लगवाएं। ठीक 150 व्यक्तियों ने स्टूडेंट ने कह दिया कि वाटर कूलर लगना चाहिए। तो ये निर्णय हो गया कि वाटर कूलर स्कूल में लगेगा। इसका मतलब है यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से स्टूडेंट की बात को मान लिया गया है, यह कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा तरीका, ये मान लीजिए वही विद्यालय है, विद्यालय 12वीं तक है, ये पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे समझ लीजिए कक्षा 12 तक है। पहली कक्षा के अंदर मान लीजिए 25 विद्यार्थी है, दूसरी में अगर 18 है, तीसरी में 26 है, चौथी में मान लीजिए 35 है। ऐसे करते हुए टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 300। अब इन विद्यार्थियों को कहा गया कि वाटर कूलर लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, आप अपने में से प्रत्येक कक्षा का एक एक निर्णय लाओ। तो कहा कि ठीक है भाई, कुछ विद्यार्थियों ने कहा नहीं लगना चाहिए, कुछ विद्यार्थियों ने कहा लगना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई 2 गुट बना लीजिए, एक तो लगने वाला, एक नहीं लगने वाला। इधर भी लगने वाला, नहीं लगने वाला, इधर भी लगने वाला, नहीं लगने वाला। ऐसा करके प्रत्येक कक्षावार जब इन्होंने वोटिंग करवा ली, और वोटिंग करवाने के बाद में जब 12 कक्षाओं का निर्णय देखा, तो जहां जिस जिस कक्षा का निर्णय आया था, मान लीजिए पक्ष में तो आया 5 और विपक्ष में आया 7, यानी 7 कक्षाओं का निर्णय यह रहा। ये आगे मैं और समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अभी केवल 2 शब्दों को कनेक्ट करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं लगना चाहिए। अब दोनों में फर्क इतना ही है कि इधर तो सीधे विद्यार्थियों ने डिसीजन लिया था, प्रत्येक विद्यार्थी का उसमें अंश था, प्रत्येक विद्यार्थी ने सीधा वोट दिया लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों ने तो यहाँ पर पक्ष में वोट दिया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से फाइनल निर्णय पर नहीं लिया, क्योंकि जिन जिन विद्यार्थियों ने अपने कक्षा के अंदर वोटिंग की है, उस वोटिंग से निर्णय नहीं हो पाया है। ठीक, इसको मैं थोड़ा और आगे क्लियर करूंगा। अब अभी आप इतना समझ लीजिए कि जनता सीधे अगर भागीदारी है तब तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, वरना है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये उदाहरण मैंने स्कूल से इसलिए दिया क्योंकि अगर कोई नया विद्यार्थी है तो उसको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा और उदाहरण दे दूं कि मान लीजिए गांव में एक ग्राम सभा होती है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी इतनी। गांव के पूरे जितने भी मतदाता है वो सीधा निर्णय लेते हैं, उसको हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन हम लोग भारत में प्रधानमंत्री को जब बनाते हैं तो प्रधानमंत्री को हम लोग प्रत्यक्ष वोट नहीं देते हैं, आपको आइडिया होगा। हम लोग यहाँ पर अपने किसी प्रतिनिधि को वोट देते हैं, तो वो प्रतिनिधि जाकर आगे वोट देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष।
तो इसी प्रकार से भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसीलिए है क्योंकि भारत में जो निर्णय क्षमता है, भारत में जो सरकार बैठी है, भारत की जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, उसमें जनता की भागीदारी नहीं है। कुछ विद्यार्थियों ने कक्षा अगर 12वीं के अंदर पढ़ा होगा तो उनको आइडिया होगा कि एक उदाहरण लिख रखा है कि स्विट्जरलैंड विश्व का एक देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है, मान लीजिए स्विट्जरलैंड के अंदर भारत के साथ में कोई संधि समझौता करना है और स्विट्जरलैंड को निर्णय लेना है कि भारत के साथ 500 करोड़ रुपए का संधि समझौता करना है। तो इसका निर्णय जनता करेगी, जनता से वोटिंग करवाई जाएगी, जनता वोट देगी कि भारत के साथ करार करना है या नहीं। तो वो प्रत्यक्ष रूप से जनता निर्णय ले रही है, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और आपको आइडिया होगा कि भारत में अगर किसी रूस से कोई अगर अपने का संधि करार करना है या स्विट्जरलैंड से ही करना है तो हमको कोई नहीं पूछता है, वो सरकार में बैठे व्यक्ति निर्णय ले लेते हैं, मंत्री निर्णय ले लेते हैं, संसद निर्णय ले लेती है। तो हम लोग ये कहेंगे कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि ये बातें कम बार पढ़ाने का अवसर मिला है, तो एक दो बार ही पढ़ी है तो थोड़ा फ्लो में या फिर समझाने के तरीके में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन अर्थ यही है, जहां पर शासन के अंदर प्रत्यक्ष जनता की भागीदारी हो, जो भी निर्णय करना है उसमें जनता की भागीदारी हो तो कहलाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अगर निर्णयकर्ता में जनता की कोई भागीदारी नहीं है, यानी जनता ने किसी आदमी को भेजा है, जैसे अपन भेजते ना सांसद बनाकर, राज्यों में है तो एमएलए बनाकर, वो अगर निर्णय लेते हैं तो वो हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसी प्रकार और उदाहरण हम लोग आगे जब लोकतंत्र की और विचारधारा है उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आया। तो अभी तो हम लोगों को याद रखना है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। हालांकि अगर किसी विश्व का उदाहरण पूछे तो स्विट्जरलैंड देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्याप्त है। भारत में एक उदाहरण है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा यानी गांव के अंदर अगर कोई निर्णय लेना हो तो गांव के मतदाता मिलकर निर्णय लेते हैं। हालांकि ये चीजें अपन कम जानते होंगे, लेकिन कागजों के अंदर ये चीजें सारी होती है। राजस्थान के अंदर एक वर्ष में 4 ग्राम सभाएं आयोजित होती है। एक होती है 15 अगस्त को, एक होती है 26 जनवरी को, एक होती है अपने 2 अक्टूबर को, और एक होती है मजदूर दिवस के दिन 1 मई को। ये 4 ग्राम सभाएं आयोजित होती है। यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं और ये बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। बहुमत का मतलब है जितने लोग उपस्थित हो रहे हैं, उपस्थित में से आधे से एक अधिक आदमी ने जिस तरफ वोटिंग की वो निर्णय ले लिया जाएगा। जैसे गांव के अंदर मान लीजिए कोई हॉल बनाना है, विवाद हो गया कि इधर बनाना है सड़क के या इधर बनाना है, तो विवाद हो गया तो फिर कहा भी ग्राम सभा में इसका निर्णय ले लीजिए। तो ग्राम सभा जिस दिन बैठेगी उस दिन ये प्रस्ताव लाया जाएगा। ग्राम सभा ने निर्णय लिया यानी प्रत्यक्ष जनता निर्णय ले रही है, तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और भारत में अगर ऐसा विवाद हो जाए कि पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद निपटा लेना चाहिए या फिर पड़ा रहना देना चाहिए, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया, उसको वापस ठीक कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए, ऐसे निर्णय करने में अगर जनता की भागीदारी होती है तो उसको कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र। किंतु भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए हम लोग भारत में इस प्रश्न का उत्तर देंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, अगर आप निर्वाचन शब्द यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, वो मैं आगे आपसे ठीक करवाऊंगा। अभी आपको इतना याद रखना है, लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र कौन सा, आप कहोगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कोई पूछे भाई अप्रत्यक्ष कैसे है रे, तो कहना कि हमारा कोई योगदान नहीं है। भारत में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो जनता नहीं लेती है डायरेक्ट, वो जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति भेजे जाते हैं, वो निर्णय ले लेते हैं। अपने क्या होता है, जैसे मान लीजिए गांव में हमने सरपंच बना लिया, सब जनता ने मिलकर बना लिया, और फिर अगर कोई गांव की बात आई तो सरपंच अगर हमारे विरुद्ध कोई काम करेगा तो भी उसका ही मान्य होगा, फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज और समझाऊं आपको, स्विट्जरलैंड देश के अंदर ऐसा सिस्टम है कि अगर आपने किसी को विधायक बनाया है, किसी को अपने प्रधानमंत्री बनाया है, किसी को आपने एमएलए बनाया है, सॉरी अपने एमपी बनाया है, यानी सांसद, सरपंच, जितने सारे प्रत्यक्ष रूप से किसी को चुना है, तो आप उसको हटा सकते हैं, जब चाहो तब उसको वापस हटा सकते हैं। भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत में अगर एक बार हमने किसी एमएलए को चुन लिया यानी विधायक को चुन लिया है तो 5 साल तक जनता के पास में कोई ऐसी पावर नहीं है कि उसको हटा दे। 5 साल तक जनता कोई भी निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते, जाते कि साहब हमारे एमएलए साहब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं,
और आप लोग हमें एक ऐसा प्रस्ताव लाइए, चुनाव वापस करवाइए, हम लोग इनको हटाकर दूसरे आदमी को लगाएंगे। तो फिर वापस वही चुनाव होते कि विधायक आपके ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको हटाना है या रखना है, तो वापस वोटिंग होती है। हो सकता है कि वापस वो हार जाते या जीत जाते, लेकिन ऐसा भारत में सिस्टम नहीं है। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता तो भारत में ऐसा सिस्टम होता, आज हमने किसी आदमी को चुनाव जीताया, कल हम उसको वापस पटक सकते हैं। लेकिन भारत में 5 साल तक का कार्यकाल है लगभग सब पदों का, वो 5 साल तक उसी पद पर बने रहते हैं। हालांकि सरपंच एक इसका अपवाद भी है। हालांकि भारतीय संविधान तो ये कहता है कि सरपंच के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी सरपंच के चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होते हैं। लेकिन राजस्थान ने यह प्रावधान कर रखा है कि सरपंच का चुनाव भी कैसे होगा, प्रत्यक्ष। तो भारत में एक अपवाद है कि सरपंच एकमात्र ऐसा पद है जो प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है और उसको हम लोग हटा सकते हैं। लेकिन हटाने के यह अपवाद में ही है पहले कि भारत में सरपंच के चुनाव, राजस्थान में सरपंच के चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये भी अपवाद है, बाकी जगह पर नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम लोग हटा सकते हैं। ये बात है, ये आगे और आएगा तब मैं और बातें बताऊं। मेरे हिसाब से लोकतंत्र आपको समझ में आ गया। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मुझे जब कोई ऑफलाइन बेस में पढ़ा रहा था तब ऐसा महसूस हुआ कि अधिकतर विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर है वो गलत करेंगे। तो मैंने टेलीग्राम पे एक दिन क्वेश्चन करवाया था, अभी तो सूर्य नगरी उसका नाम बदल दिया गया है, पहले अन्य नाम मेरे नाम से था। तो उसमें 250 लोगों ने वोटिंग की थी और मात्र 9 लोगों का प्रश्न सही था, इसके अलावा सब ने इस प्रश्न को गलत किया था। तो ऐसे खूब सारे प्रश्न आएंगे जो आपसे भी गलत करवाएंगे। भारत में सरकार के अंग, हमने कहा था सरकार कहीं की हो, सरकार के अंग तो कितने होंगे, 3। और भारत में भी सरकार के कितने अंग हैं, भारत में भी सरकार के अंग 3 हैं। पहला हो जाएगा हमारा व्यवस्थापिका। बताओ देखे व्यवस्थापिका को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, उस दिन मैंने 2 बताए थे, व्यवस्थापिका। दूसरा हो जाएगा कार्यपालिका, ठीक से लिखो थोड़ा है, ये कार्यपालिका। ये तो जितनी बार लिखो उतना कम है, ये तो पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक पढ़ाई करेंगे। न्यायपालिका, और शायद जिएंगे तब तक भी पीछा ना छोड़े। ठीक, ये होते हैं। भारत में भी सरकार के कितने अंग हैं, 3। इस व्यवस्थापिका का मैंने दूसरा नाम बताया था आपको, विधायिका। विधायिका, ये लो भाई, विधायिका। इंग्लिश में कहते हैं इसको लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका को कहते हैं जुडिशरी, लोकतंत्र को कहते हैं डेमोक्रेटिक। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आता है कि संविधान क्या है, एक शब्द है संविधान, यहां तक चलते हैं। सुनिए साथियों, थोड़ी मैं इतिहास की बातें करूंगा आपसे, शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत थोड़ी जानकारी होगी, ना भी है तो चलेगा क्योंकि मैं उसी तरह से कनेक्ट करूंगा। मैंने आपको कहा कि पहले कुलीन तंत्र था, फिर राजतंत्र आया, और राजतंत्र चलते 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 राजा ही शासन करते थे, राजा ही अपने क्षेत्र का मुखिया हुआ करता था, वो एक संप्रभु था, उस पर किसी का अंकुश नहीं था। आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे कि हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल यानी जब पत्थर व्याप्त था, सारी वस्तुएं पत्थर की यूज करते थे, इसलिए हम लोग उस काल को कहते हैं पाषाण काल। यानी इसी दौरान मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य की धीरे धीरे समझ बढ़ी। अपन कहता ना मनुष्य आविष्कार का जननी है, बिल्कुल जननी है, उन्होंने ही सब जन्म दिया है। सब जितने आज टेक्नोलॉजी बढ़ी है वो सारी टेक्नोलॉजी मनुष्य खुद ने ही बनाई है। पाषाण काल। फिर बाद में आ गया था धातु काल, यानी अधिकतर वस्तुएं धातुओं की प्रयोग करने लगे, इसलिए हम लोग उसको कहने लगे धातु काल। धातु में भी सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग करना सीखा वो था तांबा। कौन सा था, तांबा। फिर उसने धीरे धीरे तांबे के साथ में टिन मिलाया तो वो बन गया था तांबा के बाद कांसा। टिन मिलाया तो क्या बन गया था, कांसा। तो पहले उसने तांबे का प्रयोग करना सीखा, फिर उसने कांसे का प्रयोग करना सीखा, फिर खूब सारे धीरे धीरे आए, लेकिन उसको हम लोग युग नहीं कहते। युग उसको कहते हैं जिसको लंबे समय तक वो टिका हो, अधिकतर वस्तुएं उसकी प्रयोग होने लगी हो। और फिर सीधा आ गया लोहा। लोहा तो ये भी एक तरह से युग है। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इनकी भी खूब सारी लंबी चौड़ी बातें हैं। तो पहले पाषाण काल था, फिर धातु काल। धातु में पहला ताम्र, इसको हम लोग कहते हैं ताम्र युगीन, फिर कहते हैं इसको कांस्य युगीन, फिर होता है
लो युग की। और वर्तमान में भी कौन सा युग चल रहा है? लो युग। अगर इसी को दो भागों में बांटे पूरे अब तक की हिस्ट्री को, तो एक तो था पाषाण काल, दूसरा था धातु काल। धातु काल में तीसरे भाग में हम लोग आज भी जी रहे हैं। यानी अपनी जितनी सारी मशीनरी है, जितने सारे औजार है, जितनी सारी चीजें हैं, आप लोग देखेंगे लोहे बिना चल नहीं सकता है, इसलिए लोहा आधारभूत ढांचा बन चुका है। इसलिए आज के काल को भी हम लोग लो काल कहते हैं। इस दौरान हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि सबसे पहले अपने कांस्य काल के अंदर हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किसी प्राकृतिक कारणों से वो उजड़ गई। उजड़ने के बाद में जब वापस सभ्यताओं का विकास हुआ तो वो सभ्यता बनकर आई थी हमारी वैदिक काल। और इसी वैदिक काल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि वेद रचे गए थे। और इसी के बाद में वैदिक काल, अब इतिहास का ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि उसके बाद में आ गया था महाजनपद काल। महाजनपद काल। और इसी महाजनपद काल को पहले जन कहा जाता था। छोटा कोई कबीला होता, थोड़ा बड़ा बन जाता कबीला, तो उसको कहते थे जन। और खूब सारे जन हुआ करते थे। उसमें से जब और बड़े होते लगे, यानी नगर बनने लगे धीरे धीरे। अपन आजकल गांव में रहते हैं ना, ढाणियों में रहते हैं, गांव में नहीं रहते हम ढाणियों में रहते हैं। एक घर इधर है, दूसरा 200-300 मीटर दूर है, तीसरा और 200-300 मीटर दूर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ढाणिया। और जब झुंड में रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं गांव। और जब और अधिक झुंड बढ़ जाए एक ही जगह पर खूब सारे, तो उसको हम लोग कहने लग जाते हैं धीरे धीरे नगर या शहर। तो ये भी धीरे धीरे, पहले थे जन से बने थे जनपद, जनपद से बन गए थे महाजनपद। यानी जनपद अपन पढ़ते हैं कि भारत में प्राचीन काल में 16 जनपद थे। 16 जनपद, जन तो खूब सारे थे, फिर 16 जनपद थे। 16 में से एक जनपद जो ऊपर कराया, वहां शक्ति बढ़ने लगी और उसको हम लोग कहते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि 16 महाजनपद काल हुए थे। सॉरी, मैंने जनपद में गलत बोल दिया था। जनपद तो खूब सारे थे। महाजनपद काल के अंदर 16 महाजन थे। 16 में से एक जो सबसे सर्वोच्च बना, उसको हम लोग कहते हैं मगध। और इसी मगध के अंदर भारत में हम लोग पढ़ते हैं कि पहला राजतंत्र स्थापित हुआ था। और हर्यक वंश पढ़ते हैं हम लोग इतिहास में, उसमें राजा बने थे। अपन पढ़ते हैं ना, अजातशत्रु, बिंबिसार, ये सारे बिंदु। उसके बाद में आ गया था मौर्य काल। मौर्य काल में हम लोग पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, बिंबिसार उधर, बिंदुसार इधर, फिर अशोक। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि मौर्य काल जब खत्म हुआ तो इसके मौर्य काल से जस्ट थोड़ा पहले हम लोग पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी। तो ये सब महाजनपद काल के दौरान की घटनाएं हैं। महाजनपद काल के बाद में आ गया था मौर्य काल। मौर्यों के बाद में कुछ विदेशी आक्रमण हो गए थे, तो उस समय सबसे ज्यादा जो मुख्य था वो था कुषाण काल। कुषाणों के बाद में एक शक्ति जो बड़ी थी वो थी हमारी गुप्त काल। गुप्त काल के बाद में आ गया था हर्षवर्धन का हर्षकाल। और हर्षवर्धन के बाद में आ गया था राजपूत काल। राजपूत काल ये 700 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक रहा है वो राजपूत काल। और हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि राजपूतों की काल को जब पृथ्वीराज चौहान अंतिम राजा मानते हैं हम लोग, उसके बाद में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए थे। फिर दिल्ली सल्तनत का राज आया। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल काल आ गया। और मुगल काल चलते चलते बीच में जो एक विदेशी कंपनी आई, और उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नया पेज ले लेते हैं, एक सेकेंड है। कहां तक पहुंच गए हम लोग? ओके, हमने कहा कि मुगल काल तक आ गए हम। ये इतिहास की बातें मैं तो कनेक्ट कर रहा हूं कि थोड़ी बहुत इतिहास आती है तो राजनीति में प्रवेश करना आसान हो जाता है। मुगल काल में मुखिया कौन हुआ करता था? राजा। यानी कौन सा तंत्र है? राजतंत्र। और इसी मुगल काल चलते चलते 1526 में स्थापित हुआ था। और ये चलते चलते हम लोग पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद में 1862 तक जब अंतिम मुगल सम्राट जिंदे थे, तब तक इस काल को हम लोग मुगल काल कहते हैं। इसी मुगल काल चलते चलते बीच में 1600 ईस्वी के अंदर एक कंपनी विदेश की भारत में आती है, उसको हम लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, राज करना शुरू करती है और भारत को धीरे धीरे क्या बना लेती है? उपनिवेश बना लेती है। उपनिवेश का मतलब है अपने अधीन बना लेती है। उपनिवेश का मतलब होता है अपने अधीन। यानी कोई भी कंपनी जब किसी क्षेत्र को या फिर किसी तंत्र को अपने अधीन ले लेती है, उसको कहते हैं उपनिवेश। अब बाकी इकोनॉमिक का टॉपिक है और अलग अलग जब आएगा तब पढ़ेंगे। तो भारत को क्या बना लिया था?
उपनिवेश बना लिया था। इन्हीं राजाओं के साथ में संधि कर ली, इन मुगल सम्राटों को केवल नाम मात्र तक का रख लिया, जितने सारा सिस्टम था वो सिस्टम उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो इसका मतलब है धीरे धीरे राजतंत्र जो ही समाप्त हो रहा था और एक तंत्र और विकसित हो रहा था, जिसको हम लोग, इसका अपोजिट शब्द है औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक का मतलब होता है कि किसी देश किसी के अधीन है, उसको कहते हैं औपनिवेश। ऐसे समझिए जैसे इंग्लैंड के अधीन थे हम, ठीक, तो इंग्लैंड का तो भारत क्या था, उपनिवेश था। इंग्लैंड का भारत क्या था, उपनिवेश। और भारत का औपनिवेश कौन था, इंग्लैंड था। भारत का औपनिवेश इंग्लैंड, इंग्लैंड का उपनिवेश था भारत। तो ये काल आया। इस काल के दौरान क्या हुआ, इस काल के दौरान खूब सारे भारतीय अंग्रेजी पढ़ने के लिए अमेरिका जाने लगे, इंग्लैंड जाने लगे। अमेरिका के अंदर आपको आइडिया होगा कि 1776 ईस्वी के अंदर पहले से ही लोकतंत्र स्थापित हुआ था और वहाँ पर संविधान निर्माण भी हो गया था, यानी कानून सारे बन गए थे। और उसके बाद में जब भारतीयों को ये समझ विकसित हुई तो हम लोगों ने एक शब्द में कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। और वही राष्ट्रवाद की भावना जब पहली बार फूटी तो उसको हम लोग कहते हैं 1857 की क्रांति। और उसी क्रांति की हमारी सफलता नहीं मिली तो धीरे धीरे युग आगे बढ़ा और सन 1885 के अंदर एक कांग्रेस की स्थापना हुई। उसी कांग्रेस के बैनर तले भारतीय खूब सारे लोगों ने एक और अपने लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया और अंततः 1947 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाकर हम लोकतंत्र स्थापित करने में सफल रहे। ये सारी एक यात्रा है, मैंने इसलिए बताई ताकि थोड़ा आपको आइडिया रहे कि हम लोग एकदम लोकतंत्र शब्द कहाँ से आ गया था। ठीक, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी काम करते करते जब भारतीय लोगों के साथ में कनेक्ट कर रही थी, उस समय आपको आइडिया होगा सन 1919 में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी हो गया, फिर 19 में समाप्त हुआ, फिर 39 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, 45 तक चला। खूब सारे भारतीय राजनेताओं का योगदान रहा और उसी योगदान के बाद जब अंतिम रूप से अंग्रेजों ने ये तय कर लिया कि भारत को क्या कर लेना है, आज़ाद, यानी भारत को क्या सौंपनी है, सत्ता। हमने सत्ता का दूसरा शब्द पढ़ा था शासन, सरकार, और उसी को हम लोग कहते हैं संप्रभुता। यानी सन 1947 को जब भारत को संप्रभुता सौंप दी गई तो भारत एक क्या बन गया, ये उत्तर आप बताएंगे। सन 1947 में भारत एक क्या बन गया था, भारत एक राज्य बन गया, क्योंकि भारत के पास चौथा तत्व नहीं था, संप्रभुता, और संप्रभुता भारत को मिल गई थी। इतनी सारी यात्रा हुई थी। इसी यात्रा के दौरान एक दिन आता है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 इस दिन भारत में संविधान लिखा जाना शुरू होता है। ये तो अलग टॉपिक बाद में बताऊंगा। क्या लिखा जाने लगा, संविधान। ऐसा हुआ था जब भारतीय कह रहे थे कि हमको आज़ाद कर दीजिए, तो इतिहास का विषय, आधुनिक इतिहास में पूरी लंबी छोटी कहानी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से भारत को संविधान निर्माण की परिस्थितियां बनी। हालांकि अपना फैक्ट के हिसाब से 5-7 अपन भी पढ़ेंगे। जब भारतीयों को आज़ाद करना था तो अंग्रेजों ने कहा, तुम लोग लड़ोगे, पीछे भिड़ोगे, मरोगे, हम तो चले जाएंगे, लेकिन आपका शासन करने का तरीका ही नहीं पता है। तो भारतीयों ने खूब सारे चैलेंज भी स्वीकार किए, कहा मौका तो दो, पढ़ाई हम भी इंग्लैंड से करके आए हैं, तो कहा कि मौका देंगे। खूब सारे मौके दिए, उसमें से एक मौका था कि अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग अपने सब लोग मिलकर रजाबंदी से एक क्या बना लो, सभा बना लो, और उसी को कहा गया संविधान सभा। क्या कहा गया, संविधान सभा। तो एक संविधान सभा बनी और इसी संविधान सभा ने अपना जो पूरे भारत को आखिर में आगे जो अंग्रेजों के जाने के बाद में कैसे संचालन किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए एक दस्तावेज तैयार किया। और उसी दस्तावेज जब तैयार होकर एकदम इसको स्वीकृत कर लिया गया, उसी को हम लोग कहते हैं संविधान। तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैं ये भी बोल सकता था कि संविधान एक किताब है और भारत में इसमें कानून लिखे हुए हैं, तो शायद थोड़ा कई विद्यार्थियों के समझ में ना आता, इसलिए मैंने थोड़ी यात्रा करवा ली आपको। ठीक, ये इतनी सारी बातें हो गई। ये रही खाली पीपीटी। ओके, ठीक। तो संविधान क्या है, तो संविधान आप कहोगे एक 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा बैठी। उस संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कौन कौन थे, क्या थे, वो तो अलग हमारा एक टॉपिक आएगा, तब पढ़ेंगे। लेकिन आप कहोगे एक संविधान सभा थी, उसमें खूब सारे सदस्य थे, 389 थे, आप ऐसा कर सकते हैं।
और उसके बाद उन लोगों ने मिलकर जो एक दस्तावेज तैयार किया, उस दस्तावेज को जब तैयार करके स्वीकृति दे दी गई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान। आप ऐसे समझे कि संविधान क्या है, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए ये एक किताब थी और इसके अंदर पूरा भारत को संचालन कैसे किया जाएगा, इस किताब के अंदर उन्होंने लिख दिया, ये हमारा क्या कहलाता है, संविधान। ये नहीं है, मैंने उदाहरण दे रहा हूँ, ये भारत का क्या है, संविधान। ठीक, इसके अंदर क्या लिखे हुए हैं कि भारत में शासन सत्ता कैसे चलेगी, व्यवस्थापिका क्या काम करेगी, कार्यपालिका किन किन बातों को लागू करेगी, न्यायपालिका निर्णय कैसे करेगी, इसके अलावा जितना सारा लोकतंत्र है वो कैसे स्थापित रहेगा, निर्वाचन कैसे होंगे, कौन कौन से लोगों की भागीदारियां होगी, पूरा का पूरा सिस्टम इसके अंदर लिख लिया था। कुछ बातें रह गई तो उनको शक्ति दे दी गई कि कौन कौन इसका निर्णय लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान एक किताब है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है समूह और विधान का मतलब होता है कानून। इसका मतलब है कि मोटे मोटे तौर पर जो भारत को संचालित करने वाली चीज है वो है संविधान। और आपको अगर कोई पूछ ले कि भारत में सर्वोच्च कौन है, अगर कोई पूछे भारत में सर्वोच्च कौन है, तो भी आप उत्तर क्या देंगे, भारत में सर्वोच्च संविधान है। भारत में सर्वोच्च कौन है, आपका एक ही उत्तर होगा, भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में सर्वोच्च कौन है, संविधान। ऐसे भारत में सर्वोच्च कौन है, इसके 8-10 सवाल है, वो आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करो। फिलहाल इतना ही पूछे कि भारत में सर्वोच्च कौन है, संविधान है। संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च कौन है, आप कहेंगे जनता है। कैसे, वो आगे जब इस संविधान को पढ़ेंगे तो बातें करेंगे। ठीक, भारत में सर्वोच्च हो गया संविधान, भारत में संविधान के अनुसार सर्वोच्च हो गया जनता। वैसे पूछेगी भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में शासन का प्रमुख कौन है, उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत में इस संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें है, तो आपका उत्तर हो जाएगा संसद। आप कहोगे कि संसद को भारत में क्या कहा जाता है, सॉरी संसद क्या है, तो भारत की ये व्यवस्थापिका है। ये मैं आगे बताऊंगा कि व्यवस्थापिका तक तो आपको बता दिया कि भारत में व्यवस्थापिका क्या कहलाती है, ये मैं आगे बताऊंगा। संसद को क्या कहा जाता है, व्यवस्थापिका। गुरुजी व्यवस्थापिका का काम तो कानून बनाना होता है, बिल्कुल। भारत में कोई भी कानून बनाना होगा, शक्ति किसके पास है, व्यवस्थापिका के पास। भारत में सर्वोच्च निर्णय क्षमता किसके पास में है, वो न्यायपालिका के पास में है। इस व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू कौन करता है, तो वो कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में कौन कौन लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो फिर ऐसा करके सब जगह पर अपनी अपनी योगदान है। फिलहाल इतना याद रख लीजिए, भारत में सर्वोच्च कौन है, संविधान। संविधान के अनुसार सर्वोच्च कौन है, जनता। और बाकी बातें हम लोग आगे और क्रमवार करेंगे। अब थोड़ा मैं आपको और एक चीज से समझाना चाह रहा हूं, उस तरफ आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए साथियों, हम लोग जानते हैं कि अपन गांव में रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, कोई शहर में रहता है। तो शहर में रहता है तो अक्सर, चलो इसको बड़ा कर लेते हैं, ओके। एक थोड़ा ढांचा समझा देते हैं, फिर हम लोग एक छोटी क्लास रहेगी, उसके बाद में हम लोग टॉपिक पर आ जाएंगे। ये देखिए, अपन लोग गांव में रहते हैं, ये ढाणियां हैं या शहर की कोई गलियां हैं, 2 4 5 8 10 15 20। ये अपना घर है, ये अंकल का घर है, ये दादाजी का है, ये पड़ोसी का है, ये जलने वालों का है, सबका है। ठीक, कुछ घर मिलकर यानी 20 30 40 50 100 घरों का एक समूह मिलकर एक राजनीतिक इकाई बनता है, और इसको हम लोग कहते हैं, बाद में क्या कहते हैं इसको नाम बाद में दूंगा, एक इकाई बनाई जाती है। ठीक, ऐसे ही थोड़ा दूर कुछ घरों को मिलाकर एक और इकाई बनती है, ये इकाई बन गई। थोड़ा दूर और मिलकर एक इकाई बनती है। इस प्रकार से एक गांव के अंदर खूब सारी इकाइयां बना दी जाती, खूब सारी मतलब 2 3 4 5। फिर ये मान लीजिए मेरा गांव है, थोड़ा दूर एक आपका गांव है, आपके गांव में भी इसी प्रकार से क्या बना दी जाएगी, इकाइयां बना दी, समूह बना दिया जाएगा। और जब एक गांव और दूसरे गांव का जो समूह मिला दिए जाते हैं, तो दोनों को मिलाकर जब जनसंख्या देखी जाती है, तो जनसंख्या अगर 3000 है, तो उस 3000 की जनसंख्या की एक और इकाई बना दी जाती है। ठीक, तो मैं आगे बता रहा हूं, इसको कला ही रहने देते हैं। हमने कहा था कि एक गांव के अंदर ये 3 इकाइयां हैं, दूसरे गांव के अंदर ये 4 इकाइयां हैं। ये लो 4 इकाइयां हैं, ये 2 गांव हैं, इसको हम लोग कहते हैं राजस्व गांव। ठीक, इन 2 गांवों को मिलाकर
एक और इकाई बनाई जाती है और इस इकाई को हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ये एक इकाई बनती है, इसको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत। आप कहोगे तो फिर ग्राम पंचायत में ये क्या है? अपन जो मैंने पहले भी बात की थी, जो वार्ड होते हैं उन ये होते हैं वार्ड। आप कहोगे क्या एक से अधिक गांव होने जरूरी है? कोई जरूर नहीं। अगर एक ही गांव के अंदर जितने वार्ड चाहिए उतने वार्ड बन जाते हैं तो एक ही गांव में एक ग्राम सभा हो सकती है। लेकिन अधिकतर एक ग्राम पंचायत के अंदर 2-3 गांव होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये कितने होने चाहिए ये तो जब टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे। मान लीजिए ये वार्ड है, फिर इनको नंबर दे देते हैं कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड 6, वार्ड 7, 2 और बना लो है क्योंकि न्यूनतम 9 का प्रावधान है। अपवाद तो सब जगह है बट न्यूनतम 9 का प्रावधान है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 20 तारीख के बाद यही बातें मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल मचाई रखेगी। मान लीजिए 9 वार्ड है, इन 9 वार्ड में इसमें खूब सारी जनता है, 20-30 घर है, इसमें भी 20-30-40 घर है, इसमें मान लो 50-100 घर है, इसमें 40 घर है, इसमें 65 घर है, जितने भी है ये सब यहाँ के जो मतदाता होंगे जो 18 वर्ष पूरी कर चुका है उम्र, वो मिलकर अपना एक आदमी को चुनेंगे, एक आदमी को चुनेंगे। यानी इनके भी चुनाव होते हैं, चुनाव होंगे। गांव में क्या है आजकल एक आदमी को यूं ही बना लेते हैं कि भाई ये हमारे इनका एरिया का ये आदमी है, फिर भी वास्तव में तो इनके चुनाव होते हैं, कहीं कहीं पर होते भी है। 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के एक व्यक्ति से यहाँ से विजयी घोषित किया जाता है। यहाँ विजय किस प्रकार होगा? जो सर्वाधिक मत लाएगा, सर्वाधिक वोट लाएगा वो जीत जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा घर इस 6 नंबर वार्ड में है और 6 नंबर वार्ड में हमारे 65 घर है। मान लो 65 घरों के लोगों में से किसी घर में 2 आदमी वोट देने वाले, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 7 है। सब लोग मिलकर यहाँ पर मान लो टोटल है वो 300 वोटर है। 300 वोटर मिलकर मान लो 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 5 लोग, 10 लोग लड़े, जिसके सबसे ज्यादा आएंगे वो जीत जाएगा। माफ कीजिए, टकार तो ज्यादा बोलते तो आ जाती है। तो सबसे ज्यादा जो वोट लगेगा वो क्या करेगा? जीत जाएगा। इसको कहते हैं अग्रता ही विजेता। यानी भारत में जो यहाँ पर जो चुनाव होंगे उसमें सबसे ज्यादा वोट लाने वाला जीत जाएगा। सब जगह ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पर ये सिस्टम है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा वोट लाया जीत गया। मान लो 15 लोग खड़े हुए थे और वोटर मान लो 300 थे, 15 वोटर में से एक आदमी के आगे मान लो 80, बाकी के सबके कम कम आए तो 80 वाला जीत जाएगा। ऐसा ही एक आदमी यहाँ जीतेगा, एक आदमी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सब जगह पर एक एक आदमी जीत जाएगा। यह आदमी जीतकर, ग्राम पंचायत का मतलब एक कमरा है, कमरा है, उसका क्षेत्र पूरा गांव मतलब दोनों तीनों गांवों का है। एक कमरे के अंदर ये कमरा बैठा भी, इस कमरे में आके बैठ जाएंगे ये 9 के 9 आदमी। ठीक है, ये 9 के 9 आदमी आके बैठ गए। अब इन आदमियों का काम है कि आप अपने में से 2 आदमियों को अपना मुखिया बना लो। एक आदमी को तो अपना मुखिया बनाएंगे, उस आदमी को तो हम लोग क्या कहेंगे? सरपंच। और एक आदमी को मुखिया बनाएंगे, उसको कहेंगे उप सरपंच। अपने में से ही बनाना है, इन अपने में से ही बनाएंगे। एक आदमी को मान लीजिए ये बनाया, ये बना गया सरपंच। सरपंच अपने में से ही बनाया है और कोई नहीं आया है। और दूसरा आदमी बनाया उप सरपंच। उप सरपंच, ये 2 आदमी अपने अपने मुखिया बना लिए। इस प्रकार से एक ग्राम पंचायत का क्या हो गया है? गठन। ये जितने भी वार्ड में जो जीते आदमी, ये अपने गांव में तो क्या देते हैं? वार्ड पंच। ये दिख नहीं रहा, शायद चेंज कर लेते हैं। ये तो कहलाते हैं वार्ड पंच, और जब अपने गांव में वार्ड पंच कहते हैं, लेकिन ये जब यहां आके बैठेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? ग्राम पंचायत सदस्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ग्राम पंचायत, वाइट से लिखे, ग्राम पंचायत सदस्य। तो अब देखो 2 चीजें क्लियर हो गई। सरपंच का चुनाव कैसे होता है? आप कहोगे साहब जनता ने वोट नहीं दिया तो कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष। उप सरपंच का चुनाव कैसे हुआ? आप कहोगे जनता ने वोट नहीं दिया, अप्रत्यक्ष। हम कहेंगे इन ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव कैसे हुए? आप कहोगे सर प्रत्यक्ष हुए थे, हमने ही वोट दिया था, आपने 300 वोटों में से 80 वोट लाने वाले आदमी को जिता भी दिया था, आधे लाने भी जरूरी नहीं थे, वो आदमी वोट कैसा था? प्रत्यक्ष। किंतु सदस्यों ये ध्यान रखना, आपको सदस्य बना दिया क्योंकि ये जो सरपंच है, इस सरपंच के चुनाव भारत की प्रणाली के अनुसार तो जैसे मैंने बताया वैसे ही होता है, किंतु राज्यों को ये प्रावधान दिया गया कि अगर कोई राज्य चाहे तो इस सरपंच के चुनाव कैसे करवा ले?
प्रत्यक्ष करवा ले। कैसे चुनाव करवा ले? प्रत्यक्ष। राजस्थान वालों ने कहा कि ठीक है, हमारे सरपंच के चुनाव कैसे होंगे? प्रत्यक्ष। तो फिर क्या होता है, ये आदमी मिलकर एक उप सरपंच का ही चुनाव करते हैं। सरपंच को कह देते हैं रुको, सरपंच के वोट दोबारा होंगे, तब पूरे ये जो जितने सारे 9 वार्ड है या 9 ग्राम पंचायत जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र की जनता मिलेगी और जनता मिलकर एक आदमी को चुनेगी। खड़े कितने भी हो सकते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा वोट लाने वाला क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। उस आदमी को हम लोग क्या कहेंगे? सरपंच कहेंगे। तो बताओ, राजस्थान में तो सरपंच के चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष। ये राजस्थान है, ये स्थान हो गया, ये राजस्थान। तो राजस्थान में सरपंच के चुनाव तो कैसे होंगे? प्रत्यक्ष होंगे। तो आप याद रखना, अब तक आपने कितने वोट दिए हैं? आप कहोगे गुरुजी हमने 2 वोट दिए। अगर कोई शहर का स्टूडेंट मुझे सुन पा रहा है तो उनकी ये प्रणाली नहीं है, जब शहर वाली आएगी तब बात करूंगा। तो एक तो हमने किसको वोट दे दिया है? ग्राम पंचायत सदस्य को। दूसरा हमने वोट किसको दे दिया है? सरपंच को। यानी सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष, ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष, और उप सरपंच का चुनाव हो गया अप्रत्यक्ष। तो 2 शब्द आपको और समझ में आ गए कौन कौन से, कि एक तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो आपको बताना है कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसमें आपको उत्तर देना। वो प्रश्न अलग था, भारत में लोकतंत्र का प्रकार कौन सा है? आप उत्तर दोगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब निर्वाचन की बात करोगे, वोटिंग कैसे होती है, आप कहोगे गुरुजी ये दोनों प्रकार की होती है, सरपंच के प्रत्यक्ष, ग्राम पंचायत सदस्यों के प्रत्यक्ष, उप सरपंच के अप्रत्यक्ष। तो भारत में अगर निर्वाचन पूछे, निर्वाचन का मतलब वोट, वोटिंग करना, चुनाव करना। अपने में से जैसे 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 6 लोगों ने कह दिया ये होना चाहिए, उसको कहते हैं चुनाव होना। यानी मतलब बहुमत आ गया, उसको बहुमत कहते हैं, ज्यादा आए वो बहुमत है। कुछ शब्द अगर चूक जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर लेना, उत्तर दे देंगे, आपको समझा दिया जाएंगे। मेरे हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ हर शब्द का 2-2, 3-3 अर्थ बताऊं ताकि आपके दैनिक जीवन से जुड़े शब्दों से कनेक्ट हो जाए। तो 2 शब्द आपको समझ में आ गए कि भारत में चुनाव प्रणाली कैसी है। आप कहोगे प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है, दोनों है। आप कहोगे भारत में लोकतंत्र, आप केवल और केवल अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, हाँ है। वो क्या थी? वो मैंने यहाँ लिखा था ग्राम सभा को। क्या लिखा था? ग्राम सभा। अरे गुरुजी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत ये सदस्य से नहीं, उसका अलग तालमेल है, वो अलग से बताऊंगा, उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं। जब हमने बात कर ली है कि ये कुछ लोग मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं, ग्राम पंचायत में खूब सारे जनता होती है, जनता अपने अपने एरिया के हिसाब से एक एक आदमी को चुनती है, वो आदमी जाकर ग्राम पंचायत में बैठता है, वहां से एक आदमी को उप सरपंच बना लेते हैं, और वापस पूरी जनता ग्राम पंचायत की मिलकर एक आदमी को चुनती है, वो व्यक्ति कहलाता है सरपंच। तो यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति हो गए? देखो गांव में कौन कौन हुए, शब्द याद रखना। एक तो हमने गांव में कहा था ये एक क्षेत्र था, इसको हम लोग कहते हैं वार्ड, इसको कह देते हैं वार्ड संख्या, या इसी को कहते हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र। गुरुजी कितने होते हैं? न्यूनतम 9 होते हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 9 तक होते हैं। ठीक है, और एक शब्द मैंने बता दिया राजस्व गांव। आप कहोगे राजस्व गांव, इसका मतलब एक गांव होता है ना अपना, वो राजस्व गांव है। एक मैंने शब्द बताया ग्राम पंचायत। क्या बताया? ग्राम पंचायत। अच्छा, आप कहोगे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कहती है 2-3 बातें ध्यान आनी चाहिए। अच्छा, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव हो सकते हैं। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में सदस्य होते हैं, वो कहलाते हैं ग्राम पंचायत सदस्य या वार्ड पंच। वो कौन होते हैं? आप कहोगे एरिया वाइज एक नाम क्षेत्र होते हैं, उनका एक सदस्य क्षेत्र होता है, वहां से एक एक आदमी जीत कर आते हैं और वो जीत कर आकर बैठते हैं, वो कहलाते हैं ग्राम पंचायत सदस्य। उनके चुनाव कैसे होते हैं? उनके प्रत्यक्ष होते हैं। और ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है? एक उप सरपंच होता है। उप सरपंच कैसे बनता है? आप कहोगे जो वार्ड पंच जीत कर आए ना, वो वार्ड पंच ही अपने में से एक आदमी को क्या बना लेते हैं? उप सरपंच। फिर और कौन होता है? आप कहोगे इसका एक मुखिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं सरपंच। हम कहेंगे सरपंच कौन होता है? आप कहोगे पूरे भारत में तो सदस्यों में से एक बनता है, लेकिन राजस्थान में पूरे इस ग्राम पंचायत की जनता जो भी वोट देने वाला 18 वर्ष का है, वो मिलकर एक आदमी को चुनाव कर लेते हैं या चुन लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सरपंच। इतने सारे लोग यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा 2 व्यक्ति और महत्वपूर्ण है, फिर हमारे निचला स्तर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक यहाँ पर इन सब कार्यों का ब्यौरा रखने वाला एक आदमी होता है, उसको हम लोग कहते हैं, वर्तमान में कहते हैं VDO।
पहले अपन कहते थे ग्राम सेवक। क्या कहते थे? ग्राम सेवक। ठीक, पहले कहते थे ग्राम सेवक। ये लो, इसको कहते हैं वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये क्या करता है? ये सरपंच को काम करना का तरीका बताता है, पूरा ब्यौरा रखता है। अपन भी कहते हैं ना भाई, अगर नरेगा वगैरह पे नाम लिखने हैं तो ग्राम सेवक लिख लेता है। ये सारा सिस्टम होता है। एक इस गांव के अंदर किसी जनता की जमीनें हैं, इन जमीनों का नाप तोल करना है, तो वो व्यक्ति होता है जिसको हम लोग कहते हैं पटवारी। कौन होता है भाई? पटवारी। तो एक होता है पटवारी जो गांव के अंदर नाप तोल का काम करता है, पुराने जमाने के अंदर ये राजस्व इकट्ठा करता था। और एक होता है वीडियो, जिसको आप लोग कहोगे, एक शब्द और याद आगे नहीं आ रहा है, प्रशासनिक। आगे आएगा तब इसका अर्थ बताऊंगा। अभी इतना याद रखो कि नरेगा वाले नाम वाम रखता है, सरपंच साहब के सहायता करता है। सरपंच अगर अनपढ़ बनता है तो भी उसको सिखाने का काम करता है, कौन सा पैसा कहाँ लगाना है उसका ब्यौरा रखता है, कैसे लगाना है, ये सारी चीजें वो समझाता है। इसके अलावा इसके और भी खूब सारे काम है, जब हम लोग अलग से टॉपिक पढ़ेंगे वीडियो या ग्राम सेवक, तब आपको और बताएंगे। तो इस सबसे निचले स्तर को तो हमने पढ़ लिया है, मैंने ठीक से कोशिश की आपको समझ में आए। फिर भी इनकी जानकारी आप अपने भाई बंधुओं से, मम्मी पापा से, किन्हीं से प्राप्त करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आप लोग पता करना कि आप तो एक तो कौन से वार्ड में रहते हैं, आपके वार्ड पंच कौन है, यानी ग्राम पंचायत सदस्य कौन है, आपके सरपंच कौन है और आपके उप सरपंच कौन है, ग्राम सेवक पटवारी का भी आइडिया हो तो ठीक है। इतनी मेरे हिसाब से समझ बन जाएगी। तो हम लोग इस राजनीति सब्जेक्ट को इसी प्रकार से धीरे धीरे एक क्रमवार करके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक लेके जाएंगे। फिर इसमें खूब सारे सुप्रीम कोर्ट, मंत्री और भी खूब सारे पोस्टें हैं, उन सब पोस्टों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक क्लास और लगेगी, उस कक्षा के बाद में इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद में सीधा, जैसे अब इस ग्राम पंचायत में भी खूब सारे प्रश्न हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है? सरपंच कहलाता है। इसका उप मुखिया कौन कहलाता है? उप सरपंच। इसके सदस्य क्या कहलाते हैं? ग्राम पंचायत सदस्य। न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 9 हो सकते हैं। और इसकी एक नई ग्राम पंचायत बनने के लिए कितनी जनसंख्या चाहिए? तो 3000 जनसंख्या चाहिए। और कहाँ गया? इसकी बैठकें कितनी होती हैं? तो आप लोग कहोगे महीने में 2 बार बैठक होना आवश्यक है। तो ऐसे खूब सारे प्रश्न हैं यहाँ पर। अगर जनसंख्या 3000 से 4000 हो गई तो सदस्यों की संख्या 2 बढ़ जाएगी। ये तो हमारा अलग से पंचायती राज करके टॉपिक आएगा। तो मैं टॉपिक पर तब आऊँगा जब सारी चीज़ें समझा पाऊँगा, तब मेरे हिसाब से और ज़्यादा पढ़ाना मेरा सार्थक होगा। मेरा प्रयास है कि एक बार पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, उसके बाद में कहीं से भी उठा के कहूँगा लगाओ एडिंग वीडियो। आप कहोगे अच्छा गुरुजी वो वीडियो, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पटवारी, वो वीडियो, हाँ ठीक है पढ़ा दो गुरुजी। अगर मैं यहाँ पर निर्वाचन पढ़ा दिया है, फिर मैं कहूँगा एक लोगों निर्वाचन आयोग, और उसकी बातें शुरू करूँगा। अच्छा आयोग का अर्थ बता दो, फिर निर्वाचन का अर्थ हमको पता है। निर्वाचन का मतलब वोटिंग होता है। निर्वाचन का मतलब है कि 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष कहाँ कहाँ होता है? जितना पढ़ा उतना याद है। अप्रत्यक्ष कहाँ होता है? जितना पढ़ा उतना याद है। तो मेरे हिसाब से आगे कनेक्ट करने में और आसान रहेगा। अभी कक्षा शायद लंबी हो रही है, तो फिर हम लोग नहीं, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, थोड़ी और चला लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ लेते हैं। ठीक, ये लो सा, ये एक ग्राम पंचायत हो गई हमारी, ये हो गई एक ग्राम पंचायत। ये हमारी पड़ोस की ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। ये और है, मैं गोले गोले कर रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। ये एक और ग्राम पंचायत है, एक और ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव हो सकते हैं। एक गांव तो होना ही होना पड़ेगा, एक से अधिक गांव होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लो, ये और ग्राम पंचायत। ये सारी ग्राम पंचायतें हैं, खूब सारी ग्राम पंचायत है। ठीक, राजस्थान में 12,000 से अधिक ग्राम पंचायत है। ये सारी की सारी ग्राम पंचायत है। ये लो भाई, अब ये ग्राम पंचायतें, कुछ ग्राम पंचायतें मिलकर इनकी एक और इकाई का निर्माण करती है। कितनी ग्राम पंचायतें? कुछ कितनी होती है वो तो बाद में बताऊंगा। मान लीजिए ये यहां से लेके ये यहां तक की ग्राम पंचायतें टोटल 15 है। कितनी है भाई? 15। ये लो 15, ये 15 ग्राम पंचायत है। गोले 15 नहीं है, मान लो ये 15 ही है, पूरे हो गए शायद जितने भी हुए। ये 15 ग्राम पंचायतें मिलकर एक और इकाई का निर्माण करती है। ये एक और इकाई होगी। इधर वाली भी 15 की 15 मिलकर एक और इकाई का निर्माण करती है। ठीक, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि 15 ही हो, मैंने तो आइडिया दिया आपको। उधर वाली भी 15, 20, 30, 40 जितनी भी हो सकती है उतनी होती जाएगी। ठीक, इतनी सारी ग्राम पंचायतें मिलकर एक इकाई का निर्माण करती है।
ये मैंने फिक्स नहीं बताया, उदाहरण दिया है। एक इकाई का निर्माण करती है, उसको हम लोग कहते हैं पंचायत समिति। क्या कहते हैं भाई, अभी नाम मैं आगे और लिखूंगा, पंचायत समिति। तो आप लोग कहोगे सबसे निचले स्तर पर होता, वो तो ग्राम पंचायत थी। खूब सारी ग्राम पंचायतें मिलकर क्या बनती है, एक पंचायत समिति बनती है। इधर इधर भी वही सिस्टम, उधर उधर भी वही सिस्टम, पीछे उधर भी सिस्टम। इसका मतलब है कि कुछ ग्राम पंचायतें या काफी ग्राम पंचायतें मिलकर एक और इकाई बनाती है, उसको हम लोग कहते हैं पंचायत समिति। आगे चलते हैं। ये मान लीजिए एक पूरी की पूरी ग्राम पंचायतों का समूह है और ये बॉडी बन गई, इसको हम लोग कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति, ये पंचायत समिति बन गई। इस पंचायत समिति में क्या होता है, आप लोगों को खूब सारी ग्राम पंचायतें होती है सर, खूब सारी ग्राम पंचायत होती है। 35, 37, 15, 30 से कम नहीं होगी, वैसे 30 से अधिक ही होगी। खूब सारी क्या होगी, ग्राम पंचायत। और इसमें क्या क्या होगा, अब देखो, ये मान लीजिए एक ग्राम पंचायत 2, 3, 4, 5, ये 30 से कम नहीं होगी। जितनी भी है मान लो ये 30 है, कितनी है, 30। अब क्या होगा, एक ग्राम पंचायत है, इसमें एक पंचायत समिति बन गई। अब ठीक है, इसमें से कोई 2-2 ग्राम पंचायत है। कितनी ग्राम पंचायत है, 2-2, कहीं पर 3 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2, और बड़ी ज्यादा होगी तो 1 भी हो सकती है, कम से कम 2 जरूर नहीं है। जितनी भी होगी मिलकर एक और इकाई बनेगी। जैसे ये 2 है, ये 2 का एक समूह बन गया, मान लो इन 3 का एक समूह बन गया, ऐसे करके इन 4, 5 का एक समूह बन गया, ज्यादा छोटी है। इस 1 का ही एक समूह बना, ये 2 का एक समूह बना। अमूमन है वो, देखते हैं कि 2 ग्राम पंचायतों का एक समूह बन जाता है अमूमन, 95%, 5% अपवाद है। ठीक, इन 2 का भी एक बढ़ गया, इन 2 का भी एक बढ़ गया। ये लो अपवाद मैंने बढ़ा दिया, देखो 1 का बढ़ा दिया, ये 5 का बढ़ा दिया, ये लो 2 का, ये 2 का। ऐसे जितने सारे संगठन बनेंगे, ये कम से कम जितने बनने चाहिए वो 15 है। कम से कम कितने बनने चाहिए, 15। ये सारे परीक्षा के सवाल है आगे, 15। ये जैसे 2 ग्राम पंचायतें थी, इन 2 ग्राम पंचायतों की जनता, डायरेक्ट जनता से बात करनी है और किसी से नहीं। जनता अपने में से जरूरी नहीं है जनता का ही सदस्य हो, दोनों ग्राम पंचायतें मिलकर एक चुनाव करेगी और एक आदमी को जिताएगी। खड़े कितने भी हो सकते हैं, और 2 ग्राम पंचायतों की मान लो टोटल जनसंख्या कम से कम मैंने बताया 3-3 हजार होनी चाहिए। तो मान लो इसकी 3500 है, इसकी 4000 है, तो 4000 और 3000 7000 हो जाएगी जनसंख्या। 7000 में से अमूमन 5-1 हजार वोटर होंगे, 5000 लोग वोट देंगे, तो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो एक आदमी यहाँ पर जीत जाएगा। इसी प्रकार इन 4-5 ग्राम पंचायतों में एक आदमी यहाँ जीत जाएगा, एक आदमी यहाँ जीत जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी एक एक आदमी जीत जाएगा। आप कहोगे गुरुजी इसका मतलब तो जनता तीसरा वोट दे रही है, बिल्कुल तीसरा वोट दे रही है। पहला वोट ग्राम पंचायत सदस्य का, दूसरा वोट सरपंच का, और तीसरा वोट डाल रही है जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ, सीधे जनता ने वोट दिए हैं। ऐसे करते हुए ये 15 के 15 आदमी जीत कर आ जाएंगे। कहां से जीत कर आएंगे, आप कहोगे सर 2-2 पंचायतें मिलाई थी, नाम बता दो, नाम बताएंगे। ये जीत कर आएंगे, ये जीत कर आकर इस पंचायत समिति का ये हॉल बना हुआ है, इस हॉल में आके बैठ जाएंगे। ओके सर, ये 15 के 15 आदमी आके बैठ गए। अब ये आदमी क्या करेंगे, अपने में से एक आदमी को तो बनाएंगे इसका मुखिया। जैसे ग्राम पंचायत में हमने बनाया था सरपंच को, उसी प्रकार यहां पर बनाएंगे, उस व्यक्ति को कहेंगे प्रधान। क्या कहेंगे भाई, प्रधान। ठीक लिखूं, ये लो भाई, एक व्यक्ति बनाएंगे प्रधान और एक को बना देंगे उप प्रधान। अच्छा, इसका मतलब आप कहोगे ये दोनों अप्रत्यक्ष हुए, ये दोनों कैसे हुए, अप्रत्यक्ष हुए। उधर सरपंच प्रत्यक्ष था राजस्थान में, और इधर प्रधान अप्रत्यक्ष है, उप प्रधान भी अप्रत्यक्ष है। लेकिन ये सदस्य कैसे हैं, आपको ये सदस्य हमने जनता ने भेजे, ये सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के तहत आए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो सदस्य है ये आकर कहां बैठे हैं, पंचायत समिति में, तो ये सदस्य कहलाएंगे पंचायत समिति सदस्य। इसका मतलब तो ये तो बहुत आसान हो गया, पंचायत समिति के बैठने वाले आदमी पंचायत के सदस्य 2 मुखियाओं को बनाएंगे, एक प्रधान एक उप प्रधान। आगे मैं शॉर्ट करके और बता दूंगा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये होते कौन है। शायद मेरे हिसाब से 70-80% साथियों को नहीं पता होगा कि ये 2-2 पंचायतें मिलती है, एक आदमी जीतता है, एक आदमी जाता है।
प्रधान बनाता है, बहुत कम लोगों को आइडिया होता है। आजकल थोड़ा सोशल मीडिया का जमाना आ गया तो थोड़ा माहौल वगैरह बनता रहता है, तो कि कौन खड़ा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ, तो थोड़ा आइडिया लग गया। बाकी मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। हम गांव में इस आदमी को कहते हैं मंडल सदस्य, कि कौन ऐसा मंडल सदस्य। मंडल का मतलब एक पूरा एक समिति, समिति को कहते हैं मंडल, इसलिए इसका नाम हो गया मंडल सदस्य, इसलिए कहते हैं मंडल साहब, ऐसा मंडल साहब। ठीक, इस प्रकार से एक क्या बन गई हमारी पंचायत समिति। यहाँ पर भी हमारे खूब सारे प्रश्न हैं कि एक पंचायत समिति कब बनेगी, जब उसकी न्यूनतम जनसंख्या 1 लाख हो, उसके अंदर न्यूनतम सदस्य कितने होंगे, 15 होंगे। अगर एक नई पंचायत समिति बनानी है तो 1 लाख जनसंख्या चाहिए। उसके बाद में अगर इस सदस्य संख्या में 2 की वृद्धि करनी है तो आपको 15,000 की जनसंख्या और बढ़ानी पड़ेगी। इनकी बैठकें कितनी होती है, वहाँ हमने बात की थी महीने में 2 होती है, यहाँ पर गुरुजी 1 महीने में 1 होती है। इसका मतलब वहाँ 1 साल में 24 या 1 साल में 12 होती है। ठीक है, तो वहाँ पर एक पटवारी होता था, यहाँ पर भी कोई होता होगा, बिल्कुल है। वहाँ पर ग्राम सेवक होता था, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये लो, ये आ गई हमारी ग्राम, सॉरी ये लो वापस लिख दो है, ये ग्राम पंचायत, पंचायत 2-2, 3-3 ग्राम पंचायतें मिलकर एक एक आदमी को बनाया। उस आदमी को कहते हैं हम लोग पंचायत समिति सदस्य। उन आदमियों ने एक संस्था और बनाई जिसको कहते हैं हम लोग पंचायत समिति, पंचायत समिति। ये पंचायत समिति, इसमें एक तो होता है भाई प्रधान, एक होता है उप प्रधान। इनके चुनाव कौन करता है, जिनको कहते हैं हम लोग पंचायत समिति सदस्य। कभी नाम से सुना होगा पीसीसी सदस्य। ठीक, ये पंचायत समिति सदस्य ही है। और इसके बाद में यहाँ पर और कौन होगा, इन सब का जैसे वहां पर वीडियो बैठता था वैसे यहाँ पर बीडीओ बैठता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जैसे वहां पर पटवारी बैठता था वैसे यहाँ पर राजस्व के लिए तहसीलदार बैठता है। सॉरी, यहाँ तहसीलदार नहीं बैठेगा, वैसे तहसील बनेगी तब बैठेगा, फिर भी इनका कामकाज देखने वाला व्यक्ति होगा तहसीलदार, तहसीलदार। ठीक, तहसीलदार अक्सर एक तहसील होती है, तहसील क्या है वो आगे बताऊंगा, लेकिन इस कोई भी तहसील होगी उसके पंचायत समिति का काम, रेवेन्यू का काम, राजस्व का नाप तोल का काम अंतिम रूप से कौन करता है, तहसीलदार। इसमें और भी शब्द होते हैं, एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी होता है जिसको हम लोग RI कहते हैं। एक कानून को शब्द हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो वो सारी चीजें आएगी तब पढ़ेंगे। तो ये सारा यहाँ का स्ट्रक्चर होता है। वैसे अपने एक पंचायत समिति बनती है तो उसको हम लोग अक्सर तहसील और पंचायत समिति मिला कर, कहीं पर 1 होती है 2 होती है, वो हम लोग उपखंड कहते हैं, वो अलग चीज़ है। वो प्रशासनिक ढांचे में बाद में आएगी आगे, तब इनको मैं कनेक्ट करूंगा वापस कि ये BDO क्या है, तहसीलदार क्या है, कानून को क्या है, RI क्या है, और SDM क्या है, मजिस्ट्रेट क्या है, ये सारी चीज़ें आगे आएगी। अभी इतना समझ लीजिए, हमको आगे बढ़ के पूरे भारत तक पहुंचना है। तो नीचे से शुरू किया मैंने, ग्राम पंचायत सदस्यों से शुरू किया, पंचायत समिति, फिर सॉरी ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति। पंचायत समिति में ये आदमी बन गए। अब थोड़ा बोलूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे एक जिले के अंदर अक्सर 8, 10, 12, 15, 16, 17 पंचायत समितियां होती है। उसी पंचायत समितियों के अंदर क्या है, आपको इस पंचायत समिति में टोटल ग्राम पंचायतें कितनी, ग्राम पंचायत है। आप कहोगे गुरुजी एक सदस्य आया था तब कम से कम 2 ग्राम पंचायत होती, तो एक पंचायत समिति के लिए 30 तो हो ही सकती है। चलो ठीक है, 30 ऐसे ऐसे खूब सारी पंचायत समितियां होती है। प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर 2-2, 3-3 ऐसे 2-2, 3-3 या 30-35 ग्राम पंचायतें मिलकर बनती है। इससे जो ऊपर एक संस्था बनती है उसको हम लोग कहते हैं जिला परिषद। जिला परिषद ये एक और संस्था बनती है। इसी को हम लोगों ने और कहीं सुना होगा आपने कि भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय है, 3 स्तर का है। 3 स्तर कौन कौन से हैं, पहला स्तर हो गया हमारा जिला परिषद, ऊपर से शुरू करें तो पहला जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, और तीसरा आ जाएगा ग्राम पंचायत। ये जिला परिषद कैसे बनती है, इसमें क्या क्या होता है देखो। इस जिला परिषद का जो मुखिया बनेगा उसको हम लोग कहते हैं जिला प्रमुख। क्या कहते हैं भाई, जिला प्रमुख। दूसरे नंबर पर इसका जो उप मुखिया होगा उसको हम लोग कहेंगे उप जिला प्रमुख। क्या कहेंगे, उप जिला प्रमुख। इसमें जो सदस्य आएंगे उनको हम लोग कह देंगे जिला परिषद सदस्य। आप कहोगे गुरुजी ये तो सारी ठीक ठाक बात है। अब एक बात मुझे जो समझानी है उसको समझ लीजिए, ये ढांचा बन जाएगा।
गुरुजी इस बार तो आपने ये पहले बता दिए, यहाँ पर सदस्य पहले बताए थे, तो मैं उसी तरह से आगे बता देता हूँ। हमने कहा कि ये छोटी जो एक ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें जो अपने वाली थी, और हमने कहा कि दो दो ग्राम पंचायतें मिलकर एक एक आदमी का निर्माण करती है, सॉरी एक आदमी को चुनाव जीताते हैं, और वो आदमी जाकर आगे पंचायत समिति में बैठता है, तब पंचायत समिति का निर्माण होता है। मैंने कहा ठीक बात है आपकी, मान लीजिए ये मैंने गोले कितने कर लिए, 200, 250, 300 कर लिए, ऐसा आप लोग समझ लीजिए। हमने कहा कि दो दो ग्राम अमूमन दो दो ग्राम पंचायतें मिलकर एक सदस्य बनता था, और ये सदस्य कम से कम 15 होते थे, और ये जाकर एक किसका निर्माण करते थे, एक निर्माण करते थे पंचायत समिति। ये मान लीजिए एक पंचायत समिति बन गई। इसी प्रकार इधर की एक पंचायत समिति बन गई, इधर की भी एक पंचायत समिति बन गई, इधर की भी एक पंचायत समिति बन गई। इसका मतलब है खूब सारी पंचायत समितियां बनती है। पंचायत समितियां किससे बनती है? ग्राम पंचायतों से। ऐसा करते हुए मान लो ये टोटल रहेगा 3 और 3 6, ये 6 पंचायत समितियां बन गई, और हमारा एक और नई इकाई बन गई, उसको हम लोग कहते हैं जिला। क्या कहते हैं भाई? जिला। और इसी के अंदर इस सब का समूह हमने कहा जिला परिषद। क्या कहलाती है? जिला परिषद। अब इसमें हमने सदस्य कहां से आएंगे वो समझिए। इसके अंदर भी जो एक एक सदस्य आएगा, ये कम से कम 17 सदस्य आएंगे यहां पर। ये पंचायत समितियां कितनी है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो ग्राम पंचायतें थी 1 नंबर 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे टोटल 10 ग्राम पंचायतें मिलके, कितनी ग्राम पंचायतें मिलेगी? कम से कम, फिक्स नहीं है लेकिन अनुमानित जो जनसंख्या का है वो है 10 ग्राम पंचायतें मिलकर एक आदमी को जिताएगी। इनके भी चुनाव होंगे प्रत्यक्ष। गुरुजी हम चौथा वोट डालने जा रहे हैं, बिल्कुल जनता प्रत्यक्ष वोट देगी और एक आदमी को जिताएगी, और वो आदमी कहलाएगा जिला परिषद सदस्य। अच्छा, इतने वोट होते हैं क्या? होते हैं, अपने को पता ही नहीं चलता है। ठीक, आगे बताऊंगा कौन से वोट अपने सिस्टम में कैसे होते हैं। तो एक आदमी को जो चुनाव जिताया जाएगा वो आदमी कहलाएगा जिला परिषद सदस्य। यही 15 इन टोटल, जैसे इस 10 में से एक जीता, इस 10 में से एक, 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 इस प्रकार 10 में से एक आदमी जीत कर जाएंगे। ये अधिकतर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कितने होंगे? 17 होंगे। न्यूनतम कितने होंगे? 17। यही 17 आदमी एक ऑफिस में आके बैठेंगे, उसको हम लोग कहेंगे जिला परिषद। यही 17 आदमी अपने में से एक आदमी को चुनेंगे, उसको बनाएंगे हम लोग जिला प्रमुख, और एक आदमी को बनाएंगे उप जिला प्रमुख। इतनी सारी रामायण थी, हम लोग जिले तक आ चुके। अच्छा, इस जिले में भी कोई वो अधिकारी वगैरह होते हैं? बिल्कुल होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक मुखिया होता है कलेक्टर, जैसे वहाँ वीडियो था, आगे बीडीओ था, यहाँ पर अपने होता है कलेक्टर, या फिर एक और व्यक्ति होता है इसका सहयोगी, इसको कहते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। वो सारा इसका सिस्टम देखते हैं। और उधर जब अपने पटवारी था, आगे हम लोग पटवारी के ऊपर एक इकाई होती है जिसको आरआई कहते हैं, कानून को कहते हैं। उसके बाद में होता है उप तहसीलदार, फिर आता है तहसीलदार, फिर तहसीलदार को कार्यों की रिपोर्ट सौंपता है एसडीएम को, और आगे आती है अपने कलेक्टर के पास। कलेक्टर कहते हैं ना, वही कलेक्टर जो जिले का मालिक होता है। तो वो राजस्व का मुखिया है, वो कलेक्टर भी होता है। कलेक्टर का होता है कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? अपने राजस्व इकट्ठा करना। तो राजस्व इकट्ठा करने में प्राचीन काल के अंदर कलेक्टर कहते थे, अंग्रेजों के काल में सन 1772 के आसपास। ये बन गई हमारी जिला परिषद। तो यहाँ पर क्या होते हैं? वो सीईओ, कलेक्टर, ये तो अलग अलग टॉपिक आएंगे। पटवारी, ग्राम सेवक, कानून गो, आरआई, एसडीएम, और भी कोई उप तहसीलदार छूट गए तो वो सारे। मैं एक चीज समझाना चाह रहा था आपको, इधर लाना था मुझे और मैं ले आया। सबसे निचला स्तर क्या था? आप कहोगे गुरुजी अब मुझे हमें समझ में आ गया। एक होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या होती है? 3000 न्यूनतम जनसंख्या होती है, 9 उसके अंदर वार्ड होते हैं। वार्डों को हम लोग वार्ड नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 9 तक। उनमें एक एक आदमी जीतता है, जीता हुआ आदमी कहलाता है वार्ड पंच कहते हैं गांव में, लेकिन अपनी राजनीति की भाषा में उसको कहते हैं ग्राम पंचायत सदस्य। वो अपने में से मिलकर एक आदमी जिता देते हैं, उसको कहते हैं उप सरपंच। फर्स्ट बोल रहा हूँ वैसे भी खूब सारे साथियों को तो आती होगी बातें, फिर भी कनेक्ट करेंगे। उसके बाद बुला दिया, फिर ठीक है। फिर राजस्थान में सरपंच के चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष। इसका मतलब है ग्राम पंचायत स्तर पर जनता प्रत्यक्ष रूप से 2 आदमियों का चयन करती है, एक अपना वार्ड पंच चुनती है, एक अपना सरपंच चुनती है। ठीक है, कुछ ग्राम पंचायतें 2 या 2 से अधिक या एक
ग्राम पंचायतें मिलकर एक इकाई बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति में कुछ सदस्य होते हैं, वो सदस्य कहाँ से आते हैं, तो उसमें भी जनता एक एक वोट देती है, एक जनता वोट देती है। दो दो ग्राम पंचायत एक एक आदमी जीत कर आता है, न्यूनतम 15 आने चाहिए। एक पंचायत समिति बनने के लिए जनसंख्या 1 लाख चाहिए। ये तो आगे टॉपिक आएगा तब लिखवाऊंगा सारी चीजें। और उसका एक मुखिया बनाते हैं, मुखिया सदस्य ही बनाते हैं, इसलिए वो अप्रत्यक्ष हो गया। और वो बनता है प्रधान, एक बनता है उप प्रधान। फिर खूब सारी ग्राम पंचायतें, 8-10 एवरेज ग्राम पंचायतें मिलती है, एक एक आदमी को और चुनती है, यानी जनता चौथा वोट डालती है और एक जगह जाकर बैठते हैं। फिर एक इकाई बनती है, उसको हम लोग कहते हैं जिला परिषद। और यही जिला परिषद होती है। इसमें सदस्य आते हैं न्यूनतम 17, इसमें आते हैं 15, इसमें होते हैं 9। ये 17 आदमी अपने में से एक बनाएंगे जिला प्रमुख, एक बनाएंगे उप जिला प्रमुख। इतना सारा आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये आ गया भाई जिला, ये हो गया हमारे ग्राम पंचायत, ये हो गई पंचायत समिति, ये हो गया जिला। अब कई सारे जिला मिलाकर एक जो चीज और इकाई बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संभाग। क्या कहते हैं भाई? संभाग। जैसे आपको आइडिया होगा, वर्तमान में राजस्थान के 7 संभाग है, लेकिन पहले 10 हुआ करते थे। पहले कब? 10 एक दिन पहले, 15 दिन पहले, जितने भी हुए, ठीक, 10 संभाग हुआ करते थे। सॉरी, उससे पहले हमारे संभाग 7 ही हुआ करते थे। जैसे मैं जोधपुर संभाग में हूँ, जो जोधपुर संभाग के अंदर वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिला हटा दिया तो फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और पाली और जालौर सिरोही, हाँ जालौर सिरोही, इतने जिले मिलाकर एक क्या बन गया? संभाग बन गया। ठीक है, इस प्रकार से कुछ जिले मिलकर इसका मतलब एक और क्या बनाते हैं भाई? संभाग बनाते हैं। ठीक है गुरुजी, यहाँ पर भी वोटिंग होती है कि संभाग का एक मुखिया होगा, जिलों से आदमी आएंगे या नहीं आएंगे। यहाँ पर ये प्रशासनिक है। प्रशासनिक का मतलब होता है काम ठीक से करे आदमी, रिपोर्ट एक दूसरे को ठीक से दे, इसलिए बीच में कड़ी डाल दी, उसको हम लोग कहते हैं संभाग। ठीक, फिर जितने सारे संभाग हैं मिलकर एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है, उसको हम लोग तो राज्य कहते हैं, लेकिन मैं कुछ दिन के लिए नाम लूंगा प्रांत या प्रदेश। आप लोग कभी कभी न्यूज में सुनते हैं ना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पधार रहे हैं, वो प्रदेश शब्द सही शब्द है। राज्य कह दोगे तो राज्य तो हमने राजनीति में भारत पढ़ा था, इसलिए अपने को याद रखना है प्रांत। अक्सर वीडियो देखते हैं ना तो डबल की स्पीड करके देखते हैं, तो मैं खुद भी इतना डबल बोल रहा हूं कि वो डबल नहीं करेंगे, फिर डबल करेंगे तो इनकी डबल हो जाएगी। ठीक, प्रांत या प्रदेश बनते हैं। इसको अपनी भाषा में अपन लोग क्या कह देते हैं भाई? राज्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं? राज्य। इस प्रकार से हमारा एक प्रांत बन गया और खूब सारे प्रांत मिलकर एक और इकाई बनती है, उसी को हम लोग अपनी राजनीति भाषा में राज्य कहते हैं। उसी को हम लोग भौगोलिक दृष्टि से देश कहते हैं और एकता की दृष्टि से उसको हम लोग राष्ट्र कहते हैं। और ये प्यारा हमारा भारत एक राष्ट्र है, भारत एक देश है और राजनीति की भाषा में भारत एक राज्य है। सॉरी, भारत एक क्या है? राज्य है। इस प्रकार से आपको एक ढांचा समझ में आया होगा। जिले तक तो मैंने सारे सिस्टम बता दिए राजनीति के। जिले के बाद में संभाग में ऐसा होता नहीं है, संभाग के बाद में राज्य में होते हैं और भारत में होते हैं। तो भारत और राज्य वाले हम अलग से बातचीत करेंगे, लेकिन कनेक्ट कर लेता हूं आपको फिर अगले कदम की ओर। इतना फास्ट तो नहीं बोला, पर बोला जरूर हूं। मुझे रीट के पाठ्यक्रम करवाने तक जाना है तो मुख्य रूप से तो रीट के विद्यार्थी देख रहे हैं। अगर बेसिक वाला पढ़ाना होगा तो 5-7 क्लास और पढ़ा लेंगे। ये लो भाई, हमने कहा था भाई ये तो अब दोबारा लिखने की आवश्यकता है नहीं। हम लोग संभाग के बाद में प्रवेश कर गए प्रांत में। ये प्रांत या प्रदेश। ठीक, अपन राज्य कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जब भारत को राज्य की दृष्टि से देखेंगे तो वो तो एक अलग इकाई है। लेकिन ये लो राजस्थान लिख दो ताकि समझ में रहे आपको। और ये कुछ राज्य और मिलकर एक बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्र। इसी को कहते हैं हम लोग देश, और इसी को हम लोग कह देते हैं अपना राजनीति की भाषा में राज्य। इसको लो स्टेट लिख दूं मैं, स्टेट। इंडिया नहीं, सॉरी क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। इस भारत में ये जो राज्य होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिनको हम लोग कह देते हैं राज्य कह दो, प्रदेश कह दो, प्रांत कह दो। एक होते हैं संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित कह दो या केंद्र की जगह संघ शासित कह दो। इंग्लिश में कहते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी, और राज्यों को कहते हैं स्टेट। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने कितने होते हैं ये तो भूगोल का विषय है। ठीक,
इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए, ये है भारत। इस भारत में हमने कहा कि एक सरकार है भाई, भारत की एक क्या है, सरकार। इस भारत में सरकार के कितने अंग हैं? आप कहोगे सरकार के 3 अंग हैं, एक व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। ये 3 अंग है, ठीक। अच्छा, ये भारत की सरकार है, मैं कहूंगा भारत की सरकार, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर प्रांतों में, प्रदेश में यहाँ की भी सरकार होगी? मैंने कहा हाँ। आपको आइडिया होगा, मैंने उस दिन कहा था मेरे घर में भी एक सरकार है, आपके घर में भी एक सरकार है, सब जगह एक सरकार है। तो प्रदेश या प्रांत में भी एक सरकार होगी। तो बताओ इस प्रदेश या प्रांत की सरकार के भी कितने अंग होंगे? आप कहोगे इसके भी अंग तो 3 ही होंगे। ओके, आपके अंग तो कितने होंगे? 3 ही होंगे। ये हो गई न्यायपालिका। ये 2 स्तर पर तो सरकारें हैं भारत में। ये हो गया एक स्तर, ये हो गया एक स्तर। एक स्तर हम लोग कहेंगे देश का स्तर, भारत का स्तर। दूसरा हो गया प्रांतों का स्तर, राज्यों का स्तर कह दो, और प्रदेश का स्तर कह दो। अच्छा, इसका मतलब भारत में सरकार 2 स्तर पर है। हाँ, 2 स्तर पर है, एक भारत स्तर पर, दूसरी प्रदेश स्तर पर। अच्छा, इस स्तर पर भी है, ये तो इसके बराबर में हो गई बिल्कुल। यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में भी एक क्या है भाई, सरकार है। यहाँ पर भी एक सरकार है। इस सरकार के भी कितने अंग हैं? 3 अंग है। अब देखो, भारत में ये सरकार है, सरकार के कितने अंग हैं? 3। भारत में इस सरकार की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? भारत में सरकार की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? भारत में सरकार की न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? ये हमारे परीक्षा के सवाल है। फिर आएगी राज्य स्तर पर, राज्य मतलब प्रांत, प्रांत स्तर पर व्यवस्थापिका क्या कहलाती है, और प्रांत स्तर पर कार्यपालिका क्या कहलाती है, और प्रांत स्तर पर न्यायपालिका क्या कहलाती है। और फिर आएगी यूनिटेड टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार किस प्रकार से होती है। इन सारी बातों को तो हम लोग कल करेंगे। आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि ये जो प्रदेश, प्रांत या राज्य होते हैं, इस राज्यों की सरकार के जो 3 अंग होते हैं, इसमें जो व्यवस्थापिका होती है, इस व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर ये सारी बातें आपने सुनी है, अगर आपको समझ में आई है, तो आप अपना सुझाव तो हमें देंगे ही, अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, लेकिन साथ साथ इस प्रश्न का उत्तर देंगे, तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने यहाँ तक इस कक्षा को देखा है। जब इस प्रश्न का उत्तर आप तक नहीं आएगा, इसका मतलब समझूंगा कि बहुत कम विद्यार्थियों को ये कक्षा देख रहे हैं। अगर कम ही देखेंगे तो मैं तो बेसिक का करवा के आगे रीट के विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू कर लूँगा। कोशिश करना, इस प्रश्न का आप उत्तर है वो अपनी ईमानदारी से, आता है तो देना, नहीं आता तो कह देना गुरुजी हमको नहीं आता, हमको नहीं आता। लेकिन पहले वाला समझ में कितना आया, कैसा आया, इस बात पर भी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो ठीक ठाक हमारी क्लास जम गई है। 1 घंटे 15 मिनट की होगी, तो 1.25 घंटा हो गया, 1.25 घंटा। और इसकी अगली हम लोग क्लास एक और करेंगे, उसमें हम लोग ये भारत की स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे, भारत और राज्यों का। और उसके बाद में हमने सीधा आपको संविधान में प्रवेश करवा दूंगा, संविधान में है क्या क्या, संविधान में किस किस बातों का प्रावधान है। और फिर मैं रीट पात्रता परीक्षा में जो पाठ्यक्रम लिखा हुआ है उस पाठ्यक्रम को शुरू करूंगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ, जिसको रीट पाठ्यक्रम पर पढ़ाई करनी है वो मेरी 2 कक्षाएं जरूर, 3 कक्षाएं जरूर देखें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में क्या रहेगा मैं लिख कर तो नहीं लाया, बोल के सुना देता हूँ कि अगली कक्षा के अंदर हम लोग भारत सरकार की व्यवस्था, सरकार और राज्यों की सरकारों के स्ट्रक्चर को समझेंगे, काम कैसे होता है, मुख्यमंत्री कौन होते हैं, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, संसद क्या होती है, संसद काम कैसे करती है, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। इन समस्त बातों की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। अब कंटिन्यू रहेगी क्लासें, तब तक के लिए नमस्कार।